गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th के सेकेंड चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भाषा क्या है, भाषा का मूल रूप क्या है, मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर, भारत की भाषाएं, मानक भाषा, इन सब को हमने देखा था। अब हम लोग इस पार्ट के आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। बोली, देखिए बोली किसे कहते हैं। किसी छोटे क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली वह भाषा जिसका प्रयोग प्रायः बोलचाल के लिए किया जाता है, बोली कहलाती है। किसी छोटे क्षेत्र में अर्थात उसका जो फैलाव हो बहुत ज़्यादा ना हो, क्षेत्र छोटा हो, जैसे गांव, कस्बा, इतने तक वो बोली जो है सीमित हो। ठीक है। और दूसरी बात है कि बोली में कभी भी काव्य रचना नहीं होता है। कुछ बोली ऐसी हैं जो बाद में भाषाएं बन गई हैं, जैसे कि सूरदास ने ब्रज में तथा तुलसी ने अवधी में काव्य रचना की। ब्रज तथा अवधी तब तक केवल बोलियां थीं, उसके बाद उन्हें भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है। इसके बाद है देखिए उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा विस्तृत हो जाता है तथा उसमें साहित्य की रचना प्रारंभ हो जाती है तो वह बोली न रहकर उपभाषा कहलाती है। प्रारंभ में ब्रज तथा अवधी बोलियां थीं, पर जब इनमें साहित्य की रचना प्रारंभ हो गई तब ये दोनों उपभाषाएं बन गईं। एक उपभाषा में एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं। देखिए अभी हम लोगों ने बोलियां देखा था कि बोली क्या है। बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, लेकिन उपभाषा का क्षेत्र क्या है, वह विस्तृत होता है। ठीक है। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा विस्तृत हो जाता है मतलब उपभाषा का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है और इस उपभाषा में क्या है, साहित्य की रचना भी की जाती है। उपभाषा के अंतर्गत बोली पाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्र क्या है, विस्तृत होता है। अब देखिए आपके बुक में दिया हुआ है मानक वर्तनी संबंधी कुछ विशेष नियम। इन नियमों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे कि पहला नियम इसमें दिया हुआ है, व्यंजन द्वित्व होने पर यदि छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना हो तो छोटी ई की मात्रा हलंत रहित व्यंजन पर लगती है। जैसे देखिए यहाँ पे अशुद्ध और शुद्ध दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए हलंत पे जो लगा है छोटी ई की मात्रा वो क्या है, अशुद्ध है। इसी तरह पट्टियाँ पे भी ट पे हलंत लगा है और उसी पे छोटी ई की मात्रा दिया गया है, तो ये क्या है, अशुद्ध शब्द है। शुद्ध रूप इसका क्या होगा, मिट्टियाँ। मिट्टियाँ में जो ट है आधा ट पे छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, छोटी की मात्रा कहाँ लगेगी, पूरे ट पे। ठीक है। इसी तरह पट्टियाँ भी दिया हुआ है। पंचमाक्षर आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग, जैसे क ख ग घ ये पूरा है और इसको क ख ग घ अंगा ये पूरा क्या है, एक वर्ग है। इस वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, अड़। ठीक है। तो के स्थान पे मतलब ये जो पांचवा अक्षर है उसके स्थान पे जब अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा है, ठीक है, इनके स्थान पे क्या प्रयोग किया जाने लगा है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा है। इनको नहीं लिखकर अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे कि देखिए गंगा दिया है। ठीक है। अब गंगा कैसे दिया है, ये अड़ा हटाकर यहाँ पे क्या कर दिया गया है, अनुस्वार लगा दिया है। ठीक है। देखिए क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण आप जानते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है। अब क्रिया विशेषण अव्यय भी आप जानते हैं।
जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उन शब्दों को क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। तो आदि में य और व की जगह स्वरात्मक प्रयोग ही किए जाने चाहिए। जैसे गई, अब यहाँ पर क्या है? व्यंजन है ना य, लेकिन यहाँ पर गई ये ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? इसके स्थान पर ई के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह नई के स्थान पर या पर बड़ी की मात्रा है, उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? बड़ी ई का प्रयोग होगा। हुआ के स्थान पर हु आ का प्रयोग होगा। ठीक है। कुछ शब्दों के दो रूप मान्य हैं। ठीक है। दो रूप मान्य मतलब कि दोनों तरह से सही है। जैसे गर्दन, या तो आप पूरा र लिखिए या आधा र लिखकर लिखिए। बर्तन, गर्मी, कुर्ता, ये दोनों के ये जो शब्द हैं इनके दोनों रूप मान्य हैं। ठीक है। इसी तरह आप पूरे नियमों को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। अब इसके बाद है देखिए लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को बोलते समय जब कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जैसे जब हम कहते हैं आओ, तो इसमें दो ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, आ तथा ओ। मुंह से बोली जाने वाली इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिन्हें वर्ण कहा गया है। आपने देखा है हम लोग हिंदी कैसे पढ़ते हैं, उसमें वर्णमाला हम लोगों को बताया जाता है। हम लोग इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं? इंग्लिश में क्या सिखाया जाता है? अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। दोनों के क्या है? अक्षर, वर्ण, अल्फ़ाबेट क्या है? सब अलग अलग हैं। देखिए समानता सभी स्टूडेंट 3 लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत या उर्दू। आप सभी लोगों ये 3 भाषा तो पढ़ते ही हैं। इन तीनों भाषा में आपने देखा होगा कि संस्कृत और हिंदी में तो कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और उर्दू ये तीनों क्या है? बिल्कुल ही अलग ढंग से। ठीक है। तो लिखने की भाषा को लिखने के ढंग को ही क्या है? लिपि कहा जाता है। अगर आपको अपना नाम भी लिखना है तो आप हिंदी में अलग तरह से आप अपने नाम को लिखेंगे, इंग्लिश में अलग तरह से लिखेंगे, संस्कृत या उर्दू में लिख रहे हैं तो अलग तरह से लिखेंगे। तो लिखने के ढंग को ही क्या कहा जाता है? लिपि। देखिए विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि संस्कृत और हिंदी की लिपि क्या है? एक है देवनागरी लिपि है, उर्दू की फ़ारसी है, अंग्रेजी की देखिए रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। ठीक है। व्याकरण, अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। किसी भाषा के व्याकरण को जाने बिना हम उस भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। आप जानते हैं इंग्लिश में आप ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं, और आप क्या पढ़ते हैं व्याकरण में? भाषा को लिखने के, पढ़ने के नियमों के बारे में जब कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है। तो ये क्या है? इसी को व्याकरण कहते हैं। ग्रामर में भी आपको इंग्लिश से संबंधित चीज़ें बताई जाती हैं, आप पढ़ते ही हैं, आपका ये सब्जेक्ट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब देखिए व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग माने गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द, वर्ण आप जानते ही हैं अक्षर, और शब्द आप जानते ही हैं वर्णों से मिलकर जो बना है उसे क्या कहते हैं? शब्द। तो शब्दों के व्युत्पत्ति, भेद, लिंग, वचन, कारक आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार